हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विनोद कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। जैसा हम 11th क्लास बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स पढ़े थे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम वापस से उनको रिवाइज करें तो सेल और प्रोटोप्लाज्म लिविंग बींग्स के अंदर कैरेक्टराइटिस फीचर होता है, जबकि नॉन लिविंग के अंदर किसी तरह की सेल या प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, इरिटेशंस, रिप्रोडक्शंस, रेस्पायरेशंस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी जो कि लिविंग बींग्स के अंदर होती है, और नॉन लिविंग बींग्स के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती। यही इनके बीच में बेसिक डिफरेंस भी हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी है, वो सभी चीज़ें लिविंग बींग्स में होती, नॉन लिविंग बींग्स में नहीं होती। ये उनकी डिसिमिलरिटीज़ या डिफरेंस उनके बीच में हम बता सकते हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं, कुछ टर्म पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहली चीज़ आती है बायोडाइवर्सिटी। 11th क्लास बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो दी हुई है वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें बायोडाइवर्सिटी, ये सारे फैक्ट आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप मेमोराइज्ड रखें, क्योंकि बार बार इन शब्दों का उपयोग होगा, और बार बार जब उपयोग होगा तो वहाँ कंफ्यूज ना हो जहाँ पर इनका उपयोग हो रहा है। इसलिए मैं पहले ही ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, बायोडाइवर्सिटी अगर शब्द का प्रयोग होता है तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को हमें समझना पड़ेगा कि जो धरती है, अर्थ है, ऑन अर्थ ए वाइड वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज फाउंड। मतलब लाइफ फॉर्म जो होता है वो कई तरह का होता है। इन सभी ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट हैबिटेट होती है, डिफरेंट हैबिट्स होती, डिफरेंट मार्फोलॉजी होती, डिफरेंट कलर होता है, और डिफरेंट एनाटोमी इन सभी की होती है। देखिए, यहाँ पर हैबिटेट्स, हैबिट्स, ये चीज़ें तो इजी हैं। मार्फोलॉजी का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। जो बाहरी दिखावट होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस इज नोन एज मार्फोलॉजी। वहीं एनाटोमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये वर्ड्स इस तरह से हैं के होते हैं जो बार बार आपको यूज़ होंगे, और हर जगह इनका मीनिंग वहाँ समझाया नहीं जा सकता, इसलिए ध्यान रखें। मार्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वहीं एनाटोमी मीन्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी इज द वाइड वेराइटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन द अर्थ विच आर डिफरेंट इन देयर हैबिटेट्स, मार्फोलॉजी, कलर एंड एनाटॉमी। तो ये बायोडाइवर्सिटी होती है। अगर हम बात करें तो इस अर्थ के ऊपर लगभग 10 मिलियंस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स पाए गए हैं, मतलब होते हैं। लगभग 10 मिलियंस टाइप की प्लांट और एनिमल स्पीसीज धरती के ऊपर पाई जाती है, जिनमें से लगभग 1 मिलियंस स्पीसीज का नामकरण किया जा सकता, नेम्ड हो चुके हैं। मीन्स approximate means about 10 millions of the species of the plant and animals is found on the earth, and out of them approximately 1 millions of the species are named till date. Here the largest group of the organisms found on the earth is insect। सबसे ज़्यादा मात्रा में इंसेक्ट की स्पीसीज पाई जाती हैं। प्रोटोजोआ अर्थ के ऊपर लगभग 30,000 स्पीसीज प्रोटोजोआ की हैं। नाइडेरिया 9,000 स्पीसीज हैं। आर्थ्रोपोडा की लगभग 80,000 स्पीसीज है। वहीं कॉर्डेटा की लगभग 65,000 स्पीसीज ऑन द अर्थ डिस्कवर्ड की जा चुकी हैं। तो ये अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पाए जाते हैं। अब यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट्स, एनिमल्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये आपस में मिलकर के लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दे कंस्टिट्यूट लिविंग वर्ल्ड। ये लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं, लिविंग वर्ल्ड ये बनाते हैं। इज दैट क्लियर? तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म जब धरती के ऊपर पाए जाएंगे तो उन्हें क्लासिफिकेशन करना होगा। अब क्लासिफिकेशन क्यों करना होगा, यहाँ पर वो चीज़ें हमें समझना होगी, नेसेसिटी ऑफ द क्लासिफिकेशन। सो हियर वी ऑल नो दैट द वाइड वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन द अर्थ। इतने सारे तरह के ऑर्गेनिज्म धरती के ऊपर पाए जाते हैं, और उनके अंदर वेरिएशन भी पाया जाता है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर on various aspect such as their size, external appearance means
morphology, internal structure means anatomy, physiology, adaptation, reproduction, mode of the reproductions. On the based of the such of the feature, all the organisms found on the earth become different from each other as variation. So due to the large variations found into the organism, it is impossible to study every organism in whole life. ये impossible हो जाता है कि सभी organism को एक साथ पढ़ा नहीं जा सकता है. दिस वेरिएशन फाउंड इन द लिविंग फॉर्म, ये वेरिएशन जो कि लिविंग फॉर्म में पाया जाता है, इसी को डाइवर्सिटी इन लाइफ बोला जाता है. क्या बोलेंगे इसे? डाइवर्सिटी इन लाइफ. अगर एक बार वो रिवाइज करें तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी इज द वाइड वेराइटी ऑफ द लाइफ फॉर्म फाउंड अराउंड अस विच हैविंग डिफरेंट सिमिलरिटीज, डिफरेंट हैबिट्स, हैबिटेट, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, कलर एक्सेट्रा. 10 मिलियन ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर आज तक डिस्कवर्ड किए जा चुके प्लांट और एनिमल की स्पीसीज में, जिनमें से लगभग 1 मिलियन स्पीसीज का नामकरण नेम्ड उनको किया जा चुका है. सबसे बड़ा ग्रुप इंसेक्ट का है, प्रोटोजोआ, नाइडेरिया, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा और प्लांट एनिमल्स, ये सब मिलकर के लिविंग वर्ल्ड को बनाते हैं. इतनी वाइड वैरायटी ऑर्गेनिज्म के होने के कारण उनको क्लासिफिकेशन करना आवश्यक हो जाता है. तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्यों किया जाता है? क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की साइज, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एडॉप्टेशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं. तो इतनी वाइड वैरायटी होने के कारण ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि उनको एक साथ पढ़ा जा सके अपने पूरे जीवन काल के अंदर. लाइफ फॉर्म की इसी वैरायटी को डाइवर्सिटी इन लाइफ बोला जाता है. इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर नाउ. तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको क्या किया जाता है? ग्रुप्ड किया जाता है, इनको कैटेगराइज किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर ऑन द बेस्ड ऑफ देयर जनरल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर. किस चीज के आधार पर इनको कैटेगराइज किया जाता है? उनके सामान्य और उनकी आंतरिक संरचना के आधार पर इन ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जाता है. इज दैट क्लियर? तो इसी जो ग्रुप्ड करने की प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को क्लासिफिकेशन बोला जाता है. द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज नोन एज क्लासिफिकेशन. ओके, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन का मीन्स ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? ये इस चीज को समझने के लिए. किस चीज को? टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स. प्लांट और एनिमल्स की डाइवर्सिटी को समझने के लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है. उनके नेचुरल रिलेशनशिप को समझने के लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है, टू अंडरस्टैंड देयर नेचुरल सिलेक्शन रिलेशनशिप. इसके बाद आइडेंटिफाइड द ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की पहचान के लिए उनको क्लासिफाइड किया जाता है. टू अंडरस्टैंड द ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति को समझने के लिए उन्हें क्लासिफाइड किया जाता है. एंड टू फाइंड आउट द एविडेंस ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जीवों के अंदर जो स्लो चेंजेस आते गए, इसकी वजह से जो हमारे एंशिएंट मीन्स हमारे एंशिएंट्स जो पेरेंट्स थे, इन एंशिएंट पेरेंट्स, पूर्वज जो थे, वो और हमें काफ़ी अधिक अंतर दिखाई देता है. इसी स्लो चेंजेस को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोला जाता है. तो यहाँ पर क्लासिफिकेशंस की क्यों ज़रूरत होती है? कि ऑर्गेनिज्म या प्लांट और एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी का पता लगाने के लिए, उनके बीच नेचुरल रिलेशनशिप क्या है इस चीज़ का पता लगाने के लिए, उनको आइडेंटिफाइड करने के लिए, उनकी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए और उनके अंदर ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस की जानकारी को समझने के लिए क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी होता है. कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ जो कि इस चैप्टर या बुक से रिलेटेड आपको हमेशा काम आएगी. देखिए, सबसे पहले यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आती है फाइलोजेनी. क्या टर्म है? सबसे पहला फर्स्ट टर्म इज फाइलोजेनी. फाइलोजेनी क्या है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फाइलोजेनी. फाइलोजेनी क्या होता है? किसी भी ग्रुप के ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी स्टडी को या हिस्ट्री को ही फाइलोजेनी कहा जाता है. अब उस ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर, आई होप 10th क्लास में इवोल्यूशन बार बार सुना होगा आपने. जैव विकास मतलब जीवों का जो सतत विकास हुआ है, जिससे हमारे जो
प्राइमेट्स हुआ करते थे ह्यूमन बींग्स के, वो चिंपांजी या मंकी के इक्विवेलेंट माने जाते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर वगैरह ऐसे कुछ हुआ करते थे, चारों पैरों से चलते थे, तो वो हमारे पूर्वज हैं। और आज हम जो वर्तमान स्वरूप ह्यूमन बींग्स यहाँ जिसको मॉडर्न ह्यूमन बींग्स बोला जाता है, एडवांस ह्यूमन बींग बोला जाता है, ये और वो हमारे जो एंसाइंट प्राइमेट्स थे उनमें काफ़ी डिफरेंट है। तो इसी को इवोल्यूशन बोला जाता है, जो स्लो चेंजेस या स्लो डेवलपमेंट हमारे अंदर हुआ इसको इवोल्यूशन बोला जाता है। और इसी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की स्टडी को किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ के ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइलोजेनी बोला जाता है। अब इस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर यदि किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया जाता है किसी कैटेगरी के अंदर, तो उसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहा जाएगा। मींस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस्ड ऑफ देयर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहा जाएगा। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आता है टेक्सोनोमी, बार बार आपको ये चीज़ें पढ़ना होंगी। तो टेक्सोनोमी क्या है? ग्रीक वर्ड है। इट इज़ ए ग्रीक वर्ड विच इज डिस्क्राइब फर्स्ट बाय द it is a Greek word. Taxonomy is the Greek word which means arrangement law, जिसका मतलब होता है सीधा सीधा अरेंजमेंट लॉ। तो ग्रीक वर्ड है जिसका टेक्सोनोमी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट लॉ। अब ये जो अरेंजमेंट लॉ होता है, इस अरेंजमेंट लॉ या टेक्सोनोमी को हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। टेक्सोनोमी क्या होता है? बायोलॉजी की ब्रांच होती है इन विच वी आर डील्स विद द स्टडी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म को पहचानेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म है को किस तरह का, किस कैटेगरी में आ सकता है, उसका नामकरण करेंगे और लास्ट में उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को एक साथ टेक्सोनोमी कह सकते हैं। मीन्स टेक्सोनोमी is the branch of biology which deals with the study of identification, nomenclature and the classification of the organism. Taxonomy is a Greek word which means arrangement law, means organism का arrangement इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी में एक और टर्म आता है सिस्टेमेटिक्स। देखिए जो टर्म मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, पहले मैंने टर्म बताया बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, वाइड वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फाइलोजेनी क्या होता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, टेक्सोनोमी क्या होता है। ये सारे वर्ड सिर्फ इसलिए आपको बताए जा रहे हैं ताकि इन वर्ड्स का यदि बार बार यूज़ हो तो हम इसे आराम से समझ सकें कि इसका मतलब क्या होता है। तो सिस्टमेटिक्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सिस्टमेटिक्स क्या है? ये सिस्टमेटिक वर्ड्स का सबसे पहले यूज जूलियन हुक्सले ने 1940 में किया था। सिस्टमेटिक्स इज यूज्ड बाय जूलियन हुक्सले इन 1940। इस वर्ड का यूज सबसे पहले जूलियन हुक्सले ने 1940 में किया था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दैट। अब सिस्टमेटिक्स क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ, ये स्टडी होती किसकी? डाइवर्सिटी की, कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर। किस चीज के आधार पर? कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है उन दोनों के आधार पर स्टडी सिस्टमेटिक कहलाती है। सिस्टमेटिक इज the word systematic is used by Julian Huxley in 1940. It is the study of biodiversity of the living organism on the basis of their comparative and evolutionary history. कंपेरेटिव और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी की स्टडी को ही सिस्टमेटिक्स कहा जाता है। सिस्टमेटिक्स में कुछ और भी वर्ड्स आते हैं, मतलब सिस्टमेटिक के अंतर्गत ही ये चीज़ें आती, जिसमें क्लासिकल सिस्टमेटिक्स इन विच वी आर स्टडी द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस्ड ऑफ देयर मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। हम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर अगर ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं तो उसको क्लासिकल सिस्टमेटिक। देखिए सिस्टमेटिक क्या है? स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी का अध्ययन उनके कंपेरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर। अब यहाँ पर भी हम डाइवर्सिटी का ही अध्ययन करेंगे।
लेकिन किस चीज के आधार पर? मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर। यहाँ पर साइटोटेक्सोनोमी, इसमें भी हम डाइवर्सिटी का ही अध्ययन करेंगे ऑन द बेस्ड ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब ये होता है जो सेल होती है उस सेल के क्या क्या कैरेक्टर है, उसमें कितने क्रोमोसोम्स है, वो किस तरह की सेल से, मीन्स उसकी प्लॉइडी लेवल क्या है, वो हैप्लॉइड है, डाइप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, पेंटाप्लॉइड है, या पॉलीप्लॉइड है, किस तरह की वो सेल। देखिए यहाँ पर जो प्लॉइडी लेवल आया है या मैं हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ये जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ। ये एक सेल है और इस सेल के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। अब यदि क्रोमोसोम्स पेयर में हैं तो पेयर में रहते हैं हमेशा। जनरली क्रोमोसोम कैसे होते हैं? जोड़े से रहते हैं। कहने का मतलब ये फर्स्ट पेयर हो गया, फिर इसके बाद में ये सेकंड पेयर हो गया। तो यदि यहाँ पर पेयर्ड हैं तो उसका प्लॉइडी लेवल बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर सिंगल सेट है, कहने का मतलब ये पहला क्रोमोसोम, ये दूसरा, ये तीसरा, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम, एक ही सेट क्रोमोसोम का है। अब पेयर में हो जाएंगे तो दो सेट बन जाएंगे। ओके, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने? इसका मतलब 23 पेयर्स। कितने? 23 पेयर्स। अब 23 का एक पेयर है, मतलब 23 प्लस 23, तो ये कितने होंगे? दो पेयर क्रोमोसोम होंगे। जहां पर टू पेयर्स ऑफ दी मीन्स टू सेट्स ऑफ दी, ये दो सेट्स हो गए, पेयर नहीं बोलेंगे, 23 पेयर्स है लेकिन सेट्स कितने हैं? दो सेट। तो जहां पर दो सेट होते हैं वहां पर डाइप्लॉइड, जहां पर तीन सेट बन जाते हैं, मान लो यहाँ पर प्लस 23 और कर दिया तो ये 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 69। तो ये तीन सेट हो गए, तो मतलब 23 का ये, 23 का ये, 23 क्रोमोसोम ये, तो टोटल 69 क्रोमोसोम हो गए। थ्री सेट तो उसको ट्राइप्लॉइड, चार सेट हो जाएंगे तो टेट्राप्लॉइड, पांच सेट हो गए तो पेंटाप्लॉइड, अगर कई सारे सेट्स हो गए तो उसको पॉलीप्लॉइड बोला जाता है। लेकिन एक ही सेट अगर क्रोमोसोम है तो उसको हैप्लॉइड बोला जाता है। तो यहाँ पर जो हैप्लॉइडी लेवल है कि सेल हैप्लॉइड है, डाइप्लॉइड है, ट्राइप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, पेंटाप्लॉइड है या पॉलीप्लॉइड है, उस आधार पर उसके सेल के शेप और साइज के शेप एंड साइज ऑफ द क्रोमोसोम के आधार पर अगर हम बायोडाइवर्सिटी का स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? साइटोटेक्सोनॉमी कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा मुझे जहां तक उम्मीद है इतना। Chemotaxonomy is the in which we study the diversity of the organism on the branch of the biochemical application। बायोकेमिकल एप्लीकेशन के आधार पर यह कि यदि डाइवर्सिटी की स्टडी की जाती है तो उसको केमिटोटेक्सोनोमी बोला जाता है। ये नई ब्रांच है किसकी? बायोलॉजी की। जो केमिटोटेक्सोनॉमी है ये नई ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंतर्गत हम बायोकेमिकल एप्लीकेशन के आधार पर बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं या डाइवर्सिटी की स्टडी हम करते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या कहलाता है? द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच we are studying about the diversity of the organism on the based of numerical principle। संख्यात्मक आधार पर यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की स्टडी की जाती है न्यूमेरिकल प्रिंसिपल के आधार पर। इसके बाद में देखिए सिस्टमेटिक्स हमने पढ़ा, तो सिस्टमेटिक्स की क्या क्या उपयोगिता है, क्या क्या इसकी यूटिलिटी है। तो सिस्टमेटिक्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इट इज़ द मीन्स ऑफ स्टडी, ये तरीका होता है स्टडी करने का कि ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में रखा जाए। इट इज़ मीन्स ऑफ टू स्टडी ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के ग्रुप की स्टडी करने का ये आधार होता है। इट प्रोवाइड अस फेयर आइडिया, इससे हमें साफ आइडिया मिल जाते हैं कि विच ऑफ द फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकम एसेंशियल, कौन कौन से फीचर आवश्यक हैं। इट प्रोवाइड अस टूल्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉसिल्स, जब ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स हम डिस्कवर करते हैं तो उसके लिए कई सारे टूल्स की जरूरत होती है जो सिस्टमेटिक्स की मदद से ही हमें मिल पाते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, आर यूजफुल, आर हार्मफुल, आर डेंजरियस इफेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है उसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, या किस तरह से वो खतरनाक हमारे लिए हैं, इन सब चीज़ों की
जानकारी हमें सिस्टमेटिक्स की मदद से मिलती है। मतलब सिस्टमेटिक्स कहाँ कहाँ यूज़फुल होती हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए। इससे हमें एसेंशियल फीचर कौन कौन से ये पता चल जाता है। इससे हमें टूल्स मिलते हैं ताकि हम फॉसिल्स की स्टडी कर सकें या उसको आइडेंटिफाइड कर सकें। इसी के आधार पर इससे इकोनॉमिकल यूजफुल, हार्मफुल या डेंजरस इफेक्ट ऑर्गेनिज्म के पता हमें चल पाते हैं। ये सारी चीज़ें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको स्पीड अप लेता हूँ। देखिए अगला जो टर्म है वो है नॉमिनिक्लेचर। नॉमिनिक्लेचर क्या होता है? नॉमिनिक्लेचर इज ए साइंस, ये एक साइंस या विज्ञान है विच प्रोवाइडिंग द डेफिनेट एंड प्रॉपर नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नॉमिनिक्लेचर के अंतर्गत हम न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म का सही और निश्चित नाम सुनिश्चित करते हैं। मतलब उसका नामकरण करने की जो पद्धति होती है उसे नॉमिनिक्लेचर बोलते हैं। देखिए हमने यहाँ पे टेक्सोनॉमी में पढ़ा था कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिज्म का, फिर उसका नॉमिनिक्लेचर करते हैं, उसके बाद लास्ट में उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो टेक्सोनॉमी जो होता है उस टेक्सोनॉमी के साथ साथ दूसरे वर्ड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर साथ में। देखिए नामकरण होने के बाद हम ऑर्गेनिज्म को आसानी से पहचान सकते हैं, साथ ही साथ उसमें अंतर पता कर सकते हैं कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह से डिफरेंट है। अगर हमने ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर किया तो उसको प्रॉपरली पहचान लेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ओके, आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे। जैसे मेरी ही बात करें तो आप, मेरा नाम अगर आपको पता होगा, विनोद कुमार मेरा नाम है, अगर वो आपको पता होगा तो आप आसानी से पहचान कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे किस व्यक्ति की बात हो रही है। इसलिए नॉमिनिक्लेचर नामकरण किया जाता है। अब नॉमिनिक्लेचर जब ऑर्गेनिज्म का करते हैं तो उसमें जो नाम दिया जाता है उसे साइंटिफिक नेम बोला जाता है। और साइंटिफिक नेम के दो पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट उसका जेनेरिक नेम होता है और दूसरा स्पेसिफिक नेम होता है। मतलब उसके जीनस का नाम और उसकी स्पीसीज का नाम, उसके कुल का और उसकी प्रजाति का नाम यहाँ पर होता है। पहला उसके कुल का नाम, दूसरा उसकी प्रजाति का नाम यहाँ पर होता है। जैसे मान लीजिए हम पोटैटो की बात करते हैं तो सोलेनम ट्यूब्रोसम, सोलेनम ट्यूब्रोसम। अब सोलेनम क्या है, इसका जीनस है, और ट्यूब्रोसम क्या है, इसकी स्पीसीज है। जैसे अगर हम आम की बात करें तो मैग्निफेरा इंडिका, आम किसको बोलते हैं, मैग्निफेरा इंडिका। पाइसम सटाइवम, ये किसका साइंटिफिक नेम है, मटर का। तो पाइसम उसमें क्या हो जाएगा, उसका जीनस, और सटाइवम क्या हो जाएगी, उसकी स्पीसीज। मैग्निफेरा इंडिका आम का साइंटिफिक नेम, मैग्निफेरा उसकी स्पीसीज, सॉरी जीनस, और इंडिका उसकी स्पीसीज। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अगला यहाँ पर जो टर्म यूज होता है की क्या है, की इज द लिस्ट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। की क्या होती है, ऑर्गेनिज्म के अल्टरनेट कैरेक्टर की लिस्ट को ही की बोला जाता है। की किसे बोलेंगे, की इज द लिस्ट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगला वर्ड यहाँ पर आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट होता है। क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू द कन्वेंट ग्रुप। निश्चित ग्रुप के अंदर या कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज करने को ही क्लासिफिकेशन कहा जाता है। किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, उसका नामकरण हुआ, नामकरण करने के बाद उसे किसी निश्चित ग्रुप में, उसको कैटेगरी में उसको रखना होगा, इसी को ही क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो कैटेगरीज होती है जिसमें हम इसे कैटेगराइज करते हैं, या जो ग्रुप होता है उसे टेक्सा बोला जाता है। ईच ऑफ द ग्रुप इज नोन एज टेक्सा। तो कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, उसमें सबसे वाइड ग्रुप होता है किंगडम। तो यहाँ पर जो किंगडम होते हैं वो क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है, एक तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। दो चीज़ों के आधार पर क्लासिफिकेशन मिलता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको बड़े 5 ग्रुप्स के अंदर या 5 बड़ी वेराइटीज़ के अंदर क्लासिफाइड किया गया है, तो इसे बोलेंगे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर उन्हें 6 बड़े ग्रुप के अंदर, ये मेजर ग्रुप होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहला ग्रुप आता है मोनेरा, फिर प्रोटिस्ट आते हैं, इसके बाद फंजाई आते हैं, फिर उसके बाद प्लांट्स आते हैं और फिर एनिमल्स आते हैं। ये 5 किंगडम हो जाते हैं।
छठा किंगडम जो है उसमें वायरस को सेपरेट रखा गया। तो ये 5 तो ऑलरेडी पहले से ही, मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंजाई, इसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके साथ वायरस, तो ये 6 किंगडम हो जाते हैं। अब इन किंगडम्स को आगे क्लासिफाइड किया जाता है, प्लांट्स को डिवीजन में और एनिमल्स को फाइलम में। मतलब सिर्फ नाम का अंतर है, टेक्सा वही रहेगा, सेकेंड स्टेज रहेगी टेक्सा की, कैटेगरी की दूसरी स्टेज, दूसरा उसका आधार डिवीजन या फाइलम। डिवीजन प्लांट में होता है, फाइलम एनिमल्स में होता है। अब डिवीजन या फाइलम को क्लासिफाइड किया जाता है क्लास में, क्लास को क्लासिफाइड किया जाता है ऑर्डर में, ऑर्डर को क्लासिफाइड किया जाता है फैमिली में, फैमिली को बांटा जाता है जीनस में, और जीनस की सबसे मतलब सबसे छोटी यूनिट है क्लासिफिकेशन की, उसको बोला जाता है स्पीसीज, इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, स्पीसीज। अब यहाँ पर जैसे एक स्पीसीज, दो स्पीसीज, तीन स्पीसीज, ये स्पीसीज सभी का जीनस एक मान लो, ऐसे कई सारे जीनस, उन सब की फैमिली एक हो जाएगी, कई सारे फैमिली, उन सब का ऑर्डर एक हो जाएगा, कई सारे ऑर्डर की क्लास एक, कई सारे क्लास का के कई सारे क्लास का फाइलम एक या डिवीजन एक, फिर ऐसे कई सारे डिवीजन और फाइलम मिलकर किंगडम बनाते हैं। मतलब 5 किंगडम और 6 किंगडम ये होगा टोटल। अब 5 या 6 किंगडम सभी मिलाकर लिविंग बींग्स बनाते हैं। तो ये इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का चलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। If you like my video, please subscribe the channel. Also share this video with your friends so that they can also get benefit from this. So like, share and subscribe my channel and video also. Thank you.